एपिसोड 16। लंगूर के हाथ लगे 3 अंगूर। मैंने कहा था ना, ये शादी आज ही होगी। मतलब आज ही होगी। इसे कोई नहीं रोक सकता है, न राजवंशी न प्रताप फैमिली। फिर लता जी की तरफ मुड़कर, आपकी बेटी कहाँ है कहाँ नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस लड़की से मेरी शादी होगी। जैसे ही आराध्या उसकी बात सुनती है, वो गुस्से में उस पर बरसते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहाँ तुम बुढ़े और मैं एक बच्ची? शर्म नहीं आती तुम्हें? और वैसे भी मैं तुमसे तो शादी कभी नहीं करूंगी। आदू सही कह रही है बेटा, वो तुमसे 8 साल छोटी है, उसे छोड़ दो। तुम्हारी शादी प्रीति से तय हुई थी। आराध्या की बात सुनकर नाहर जी कहते हैं, तो कहाँ है आपकी नातिन? बताइए। अगर आज इस मंडप में शादी नहीं हुई तो आप जानते हैं कितनी बेइज्जती होगी मेरे पोते की। आपका उद्देश्य हमारी बेइज्जती करना था क्या? रुक्मिणी जी नाहर राजवंश से कहती है, अब प्रीति यहाँ नहीं है और अपनी पोती से आप शादी करवाना नहीं चाहते हैं तो सर किस से शादी करेंगे? बोलने वाली लड़की कोई और नहीं माया थी, जो अवधेश के ऑफिस में एक्सपीरियंस के लिए काम करती थी और राधिका जी के मायके से संबंध रखती थी। नौकरी के बहाने उसके माँ बाप को उन्होंने आसरा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने केशव की मदद से बिजनेस शुरू कर दिया, जो प्रताप फैमिली के रहमो करम से अच्छा चलने लगा था। वहीं राधिका जी को भी वो खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें पैसों का बहुत घमंड था। जब कोई देख नहीं रहा होता था तो वो दूसरों को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती थी। उसने तो बस उन्हें इसलिए बर्दाश्त किया था कि वो उसकी माँ के बड़े भाई थे। वहीं माया की नजरें सिर्फ अवधेश पर रहती थी, पर जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपनी नजरें आहान पर डालनी शुरू कर दी। लेकिन फिर जब अवधेश ने फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली और अपनी मेहनत से कंपनी को फॉरेन तक पहुंचा दिया, तो अब वह वापस अवधेश की तरफ चल पड़ी। राधिका ने अपनी आंखों से उसे अंकुश को नीचा दिखाते और दूसरों की इंसल्ट करते देखा था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि माया उन सबके सामने बहुत ही संस्कारी बिहेव करती थी। माया के कहने से एक प्रश्न और उठ गया था, जिसका उत्तर माया की मॉम देते हुए कहती है, क्यों न अवधेश बेटे की शादी हम माया से करवा दें। हम आपके जितने रुतबे बैल नहीं है, लेकिन माया बहुत अच्छी लड़की है। वो बिजनेस संभालने में भी अवधेश की मदद करेगी। दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगेंगे। उनकी बात सुनते ही सब सहमत थे सिवाय राधिका के। वह उन्हें ना करने वाली थी। उससे पहले ही वहां एक और आवाज आती है, मैं मिस्टर सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये शादी का जोड़ा तुमने क्यों पहन रखा है? क्या तुम भूल गई तुम हमारे घर में बस नौकरानी हो? काव्या जी गुस्से से कहती है, आंटी मैं फेमस बिजनेसमैन मिस्टर राकेश शाह की इकलौती बेटी सारा हूं। मैं तो बस घर में डैड से गुस्सा होकर अपने दम पर जॉब करना चाहती थी। जब मुझे आपके यहाँ नौकरी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गई, पर मुझे पता नहीं था यहाँ हाउस हेल्प का काम होगा, इसलिए मैं यही रुक गई। वहीं आराध्या बड़े ध्यान से ये सारा ड्रामा देख रही थी। वो मंडप में बैठी हुई थी। वह अवधेश के बाजू पर पोक करते हुए कहती है, अंकल आप तो बहुत डिमांड में हो। एक दुल्हन गायब हो गई है, उसके बदले में आपको 2-2 मिल रही है। मतलब एक लंगूर उसके हाथ में, प्रीति दीदी को साथ मिला के 3 अंगूर। उसकी बात सुनते ही अवधेश उसे गुस्से में घूरने लगता है। वहीं आराध्या को उसे अंकल और लंगूर बोलते सुनकर अंकुश की हंसी निकल जाती है। आराध्या उसके घूरने को नजरअंदाज करके वहां से उठते हुए कहती है, अंकल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब मैं चलती हूँ।
आप इन 2 अंगूरों में से किसी एक से शादी कर लेना। ऑल द बेस्ट अंकल। इससे पहले आराध्या वहां से जाती अवधेश उसकी बाजू को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वह उसकी गोद में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से सबका ध्यान अवधेश की गोद में गिरी आराध्या पर जाता है। अगर आप लोगों का ड्रामा हो चुका है तो पंडित जी शादी के मंत्र पढ़िए। मेरी शादी आज ही होगी और इसी लड़की से होगी। ये कहकर वह आराध्या पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वहीं उसके गार्ड्स ने सारा को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अवधेश के डिसीजन से माया और उसके माँ बाप का मुंह भी लटक जाता है। इतना अच्छा मौका उनके हाथ से जो चला गया था। वहीं आराध्या उसके हाथों पर मरते हुए कहती है, अंकल छोड़ो मुझे। 2 आंटियां आपसे शादी करने के लिए तैयार है तो उनसे करो। एक छोटी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरे पास 4 अंगूर है, जिसने मुझे ये बाला अंगूर बहुत पसंद आ गया है। यूनिक अंगूर जो लड़के जैसे दिखता है। मजा आएगा ना टेस्ट करने में भी। उसकी बात पर आराध्या उसे अपनी बिल्ली जैसी आंखों से घूरने लगती है। वहीं राजवंशी परिवार उसके आगे आराध्या को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, जिस पर अवधेश अपने सिक्योरिटी हेड को इशारा करता है, जिस पर वो आदमी 4 राउंड फायरिंग हवा में कर देता है। इस बार हवा में चली है, अगली बार आपके सीने के पार होगी, इसलिए सोच समझ कर मुंह खोलिएगा। अवधेश नाहर राजवंश को देखते हुए कहता है। अपने दादू से ऐसे बात करते देख अनिकेत उससे गुस्से में कहता है, अभी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मेरा दोस्त है ना, तू ऐसा कैसे कर सकता है? वो बच्ची है, उसे शादी के बारे में कुछ नहीं पता। अनिकेत की बात सुनकर अवधेश जोर जोर से हंसने लगता है। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए अभी तक शांत हूँ, वरना तुम तो जानते हो ना, मैं किसी को भी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता हूँ। और मेरी इज्जत का तमाशा बनाने की सजा तो मैं देकर रहूंगा। और तुम तो ऐसे गुस्से में बोल रहे हो जैसे मैं आज ही तुम्हें मामा बनाने वाला हूँ। तुम्हारी एक बहन के भागने की सजा इसे मिलेगी। और अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ने गुस्से में अनिकेत से कहा। फिर पंडित की तरफ मुखातिब होकर उसे शादी की विधि पूरी करने के लिए कहता है। वहीं अंकुश सारा की शादी वाली चुनरी लाकर आता है। वह चुनरी आराध्या के सिर पर रख देता है। अवधेश। आराध्या पूरी कोशिश कर रही थी अवधेश की बाहों से निकलने की। तभी अंकुश 3 गार्ड्स को आराध्या पर गन तानने का इशारा कर देता है, जिसकी वजह से आराध्या चुपचाप मंडप में बैठ जाती है। वहीं प्लान फेल हो गया था, जिसकी वजह से उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने शुरू हो जाती है। उन्होंने क्या सोचा था, क्या हो गया? एपिसोड 17 आराध्या अवधेश की शादी और प्रीति का शादी में आना। अवधेश के कहने पर शादी की रस्में एक बार फिर शुरू हो जाती है। एक और अवधेश के इस कदम से उसकी दादी रुक्मिणी जी खुश थी। आखिरकार उनके सबसे बड़े पोते की शादी हो रही थी। वहीं राजवंश फैमिली अवधेश के गार्ड्स को घूर रहे थे। उन्होंने राजवंशियों के सभी गार्ड्स को बंदी बनाकर एक कमरे में पहले ही बंद कर दिया था। वो उनकी पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं अपना प्लान फेल होने पर माया और सारा दोनों के चेहरे फूले हुए थे। माया जहां अपने माँ बाप के साथ खड़ी थी, वहीं सारा लता जी के साथ थी। तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता ना? प्रीति ने भरोसा करके तुमसे अवधेश की शादी करवाने के लिए पूरा खेल रचा था। मेरी क्या गलती है इसमें? आपने तो कहा था कि यहाँ और लड़कियां नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो लड़के बालों की तरफ से भी रिश्ता निकल आया था। दूसरी बात, ये लड़की कौन है जो मंडप में है?
मैंने पहले तो इसे नहीं देखा था। वो मनहूस है। इसकी वजह से बरसों पहले भी मैं परेशान थी, आज भी हूँ। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का मैं क्या करूँ। जहाँ एक और लता और सारा बातें कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ भी इसी टॉपिक पर उखड़ी हुई थी। मॉम, आपने तो कहा था कि अवधेश की शादी उस लड़की से इसके दादा ने तय करवाई थी, लेकिन ये लड़की तो कोई और है। अब इनका वायदा नहीं टूटेगा क्या? माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि एक बार पहले जब उन्होंने शादी की बात चलाई थी तब रुक्मिणी और राधिका दोनों ने हो मना कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें लगता है ये लड़की ज्यादा दिन वहां रुक पाएगी? देखने में भी खास नहीं है, लड़कों की तरह है। और मुझे नहीं लगता कि अवधेश और उसका रिश्ता ज्यादा समय चलेगा। तो तुम बस प्रताप फैमिली के करीब रहकर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाए रखो। इस लड़की को तो हम देख लेंगे, इसे रास्ते से हटाएंगे तभी तो तुम उस घर की मालकिन बन पाओगी। माया अपनी माँ की बातें सुनकर एक शातिर स्माइल देती है। वहीं दूसरी तरफ फेरों का समय आ जाता है। व्हीलचेयर की वजह से अवधेश को फेरे लेने में प्रॉब्लम होती, इसलिए अंकुश व्हील चेयर पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर अवधेश उसे आगे आने के लिए मना करते हुए अपनी शरद आवाज में कहता है, क्यों, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? और तुम्हें शौक चढ़ा है मुझसे शादी करने का, मुझे नहीं। तो अब भुगतो। आराध्या के इस तरह बात करते देख राजवंशी फैमिली भी हैरान रह जाती है, क्योंकि आराध्या शरारती जरूर थी लेकिन इतनी बेबाकी और ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। वह उसे कुछ बोलते उससे पहले ही अवधेश कहता है, लगता है अंगूर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी नहीं है। क्यों ना मैं इसे इसकी जिंदगी से आजाद कर दूं? देखो, तुम ऐसा नहीं करोगे, वो तुम्हारे दोस्त है। हाँ है, सिर्फ दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड है हम। लेकिन अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तो मैं तो मजबूर हूं ना। अवधेश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, देखो अंकल, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आराध्या की धमकी सुनकर अवधेश अंकुश को एक इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत के पैरों के पास गन फायर होता है। अब तुम चुपचाप फेरे लोगी या मैं तुम्हारे भाई पर गोली चलाऊं? उसकी बात सुनकर आराध्या गुस्से में व्हील चेयर के पीछे जाती है। उसके सर पर बस एक चुनरी थी जो अंकुश ने सारा की ली थी। वह उसने अवधेश की शेरवानी के साथ बंधी हुई थी। आराध्या गुस्से में जल्दी जल्दी फेरे लगने लगती है, जिस पर पंडित जी उसे कहते हैं, बेटा आराम से मंत्र के साथ फेरा शुरू और अंत करना है। उनकी बात सुनकर आराध्या गुस्से में उन्हें भी घूरने लगती है, जिस पर अवधेश उसे धीरे से कहता है, जो पंडित जी कह रहे हैं वो ही करो, नहीं तो तुम जानती ही हो, तुम्हारे भाई की जान एक गोली पर अटकी हुए है। सरगुन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि पूरे राजवंशी परिवार में आराध्या सबसे ज्यादा प्यार रिधिमा और अनिकेत से ही करती थी। धीरे धीरे सभी रस्में हो जाती है। सिंदूर दान के समय अवधेश ने जानबूझकर उसके बालों में पीछे तक सिंदूर भर दिया। जब आराध्या उसे घूरने लगती है तो वह कहता है, मैंने सोचा तुम्हारे लड़कों की तरह बाल है तो अच्छे से लगाता हूं ताकि तुम शादीशुदा लड़की तो लगो, कहकर वह विंक कर देता है। थोड़ी देर बस पंडित जी अनाउंस कर देते हैं, शादी संपन्न हुए, अब आप बड़ों से आशीर्वाद ले। जिस पर आराध्या चुपचाप खड़ी रहती है। वहीं अवधेश पहले ही व्हील चेयर पर था तो वो झुक नहीं सकता था। इससे पहले वह आराध्या को अपने परिवार वालों के पैर छूने के लिए बोलता।
आराध्या उसे छोड़कर अपने परिवार के पास चली जाती है। वह अनिकेत के गले लग जाती है। वहीं अनिकेत की आंखें भर आती है। अवधेश के गार्ड्स ने अभी उन लोगों पर नजर रखी हुई थी, लेकिन सभी को छोड़ दिया था, जिससे वह सब आराध्या की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन आराध्या अनिकेत के पास जाती है। उन दोनों को रोते देख बाकियों की भी आंखों में नमी छा जाती है। तभी सौम्या और आकाश भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब तीन तिगाड़ा ऐसे रो रहे थे जैसे यहाँ किसी की मैयत हो। अवधेश इन सब से चिढ़ते हुए अंकुश को आराध्या को लाने के लिए बोलता है। अब विदाई का समय आ गया था। आराध्या अनिकेत के गले लगी हुई थी। इससे पहले वो विदा होती प्रीति रोती हुए घर के अंदर से आती है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी और मेरी शादी तय हुई थी। आप किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? अब क्या करेगी प्रीति? एपिसोड 18। प्रीति का ड्रामा आराध्या को थप्पड़ मारना। अब विदाई का समय आ गया था। आराध्या अनिकेत के गले लगी हुई थी। इससे पहले वो विदा होती प्रीति रोती हुए घर के अंदर से आती है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी और मेरी शादी तय हुई थी। आप किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? प्रीति को वहां देख सभी हैरान रह जाते हैं। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लता जी दौड़कर उसको गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? किसने तेरी ये हालत की है? हमारा प्लान फेल हो गया है। सारा की जगह अवधेश ने उस आराध्या से शादी कर ली है। लता जी धीरे से उसके कान में कहती। वह जोर जोर से रोते हुए कहती है, मॉम, मुझे नहीं पता किसने मुझे स्टोर रूम में अंदर बंद कर दिया था। मेरे सिर पर मारकर मुझे बेहोश कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की दरवाजे खोलने की, पर नहीं हो पाया। डोंट वरी मॉम, उस लंगड़े की शादी किसी से भी हुए हो, मेरा तो पीछा छूट गया ना। और रही बात उस आराध्या की, तो उसकी जिंदगी को नरक बनाने का मौका खुद चल कर आया है। और इस बार नानू तो क्या, पूरा राजवंशी परिवार भी मिलकर उसे नहीं बचा सकता है। लता जी उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। वहीं काव्या भी उसके पास होकर उसके आंसू पोंछने लगती है। प्रीति को देखकर आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये यहाँ है तो मैं इस शादी से आराम से बच सकती हूँ। वो अनिकेत को छोड़कर अवधेश के पास जाती है, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर फोन चला रहा था। अंकल, अब तो आपको आपकी दुल्हन भी मिल गई, तो हमारी शादी कैंसिल। उसकी बात सुनकर अवधेश उसे घूरते हुए ऐसे देखता है जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ खड़ा हो। वह आराध्या को इग्नोर करके फिर से फोन में देखने लग जाता है। तभी अवधेश की दादी माँ आगे आकर पूछती है, प्रीति बेटा, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? गार्ड्स ने भी तुम्हें हर जगह ढूंढा, और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? उनकी बात सुनकर प्रीति और जोर जोर से रोते हुए कहती है, दादी सा, हम तैयार होकर अपने कमरे में बैठे हुए थे, जब हमारे कमरे में किसी ने नॉक किया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। फिर जब मैं अंदर आने लगी, किसी ने मेरे सिर पर जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। इसी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कब मैं स्टोर रूम में पहुंच गई। क्या आपको अंदाजा है कौन ऐसी घटिया साजिश रच सकता है आपके खिलाफ? रुक्मणी जो गरजती हुई आवाज में कहती है, दादी सा, मैं नहीं जानती, पर वो कोई लड़की थी जिसके बाल लड़कों की तरह है। बेहोश होने से पहले मैंने उसकी धुंधली सी झलक देखी थी। प्रीति रोते हुए बोलती है। प्रीति के बोलने से सबकी निगाहें आराध्या के ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि वहीं एक लड़की थी जिसके बाल छोटे छोटे थे। रुक्मिणी जी गुस्से में
आराध्या के पास जाती है। वह जोर से आराध्या के बाजू को पकड़ती है। ए लड़की, तुमने हमारी होने वाली बहू के साथ ऐसा किया क्या? चुप क्या खड़ी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? आराध्या, जो एकदम किसी के ऐसे आरोप लगाने से हैरान रह जाती है। वो एक नज़र अपने परिवार की तरफ देखती है, जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। वह घूरते हुए रुक्मिणी जी से कहती है, और आपको क्यों लगता है मैंने ऐसा किया होगा? क्या मैं जानती हूँ इन्हें? आराध्या के इस तरह रुक्मिणी जी को जवाब देने की वजह से वो गुस्से में आराध्या के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी गोरी बाजू पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं। जानती तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हें, लेकिन इस वक्त तुम मेरी जगह क्या कर रही हो? मेरे पति के साथ 7 फेरे लिए हैं तुमने? प्रीति आराध्या से पूछती है। फिर अवधेश को तरफ मुड़कर कहती है, अवधेश, आप ही कुछ कहिए ना। मैं आपकी होने वाली बीवी थी। इस लड़की ने साजिश की मेरे खिलाफ। प्रीति के आंसू प्रताप फैमिली को पिघला रहे थे। उसकी चोट से खून बहना बंद हो गया था। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर सभी उसे दया की भाव से देख रहे थे। वह सिर से लेकर पैर तक गहनों से लदी हुई थी। उसे ऐसे देख अवधेश अपनी आंखें रोल करके फिर फोन देखने में लग जाता है। तब प्रीति रोते हुए रुक्मिणी के पैर पकड़ लेती है। दादी सा इंसाफ कीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए, इस लड़की को सजा दीजिए। प्रीति के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। तभी रुक्मिणी जी गुस्से में एक बार फिर आराध्या के हाथ को पकड़कर मरोड़ने लगती है, जिस पर अनिकेत और बाकी राजवंश परिवार दौड़ता हुआ उसके पास आने लगता है। तभी आराध्या अपने हाथ को छुड़ाकर उन्हें हल्के से पीछे हटाती है, लेकिन हटने के बजाय उल्टा वह नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं अवधेश इंटरेस्ट से सब कुछ देख रहा था। उसकी नज़र एक बार भी आराध्या से नहीं हटती है। प्रीति रुक्मिणी जी को उठाती है। वह उन्हें भड़काते हुए कहती है, दादी सा, यह लड़की तो आपका भी लिहाज नहीं करती है। पहले इसने मुझसे अवधेश को छीन लिया और अभी सने आपको भी धक्का दे दिया। वहीं दोनों परिवार के लोगों ने भी देखा था कि गलती आराध्या की नहीं थी। उसने बस उन्हें हटाया था। राधिका और केशव उसे सहानुभूति से देख रहे थे, क्योंकि प्रताप फैमिली में सिर्फ रुक्मिणी जी की ही चलती थी। उन्हें प्रीति की बात पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि राधिका और राजवंशी परिवार जानता था कि आराध्या एक बार भी घर के अंदर नहीं गई थी। लेकिन प्रीति के माथे पर लगी चोट भी तो झूठी नहीं हो सकती थी। वह लोग सामने चले ड्रामे को समझने की कोशिश कर ही रहे थे जब रुक्मिणी जी ने एक तमाचा आराध्या के गाल पर लगा दिया। बदतमीज लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है क्या? वहीं थप्पड़ की वजह से आराध्या के फेस पर 5 उंगलियां साफ दिखाई दे रही थी। वहीं राजवंश परिवार में सब सन्न रह जाते हैं। एपिसोड 19 तलाक। वह राजवंश परिवार जो आराध्या पर एक उंगली तक नहीं उठाता था, उसे सबके सामने रुक्मिणी ने थप्पड़ मार दिया था। आराध्या के दादू नाहर राजवंश रुक्मिणी जी से गुस्से में कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? अगर आप रघुवीर प्रताप सिंह की बीवी ना होती तो इस समय इस राजवंश हवेली में खड़ी तक नहीं होती। वहीं अनिकेत आराध्या को अपने सीने से लगा लेता है। आराध्या का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि कुछ भी था, चाहे वो सरगुन हो या आराध्या, उसे किसी ने ऐसे नहीं मारा था। मेहता परिवार भी उसे बहुत पैम्पर करता था। वह कितने ही भद्दे मेकअप के पीछे रहती, लेकिन उनके प्यार में कभी कमी नहीं आई थी।
वहीं आराध्या को जिस तरह से ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे उससे भी यही लगता था कि उसे फूलों की तरह सहेज कर रखते थे। उसके रोने की वजह से अनिकेत और काव्या उसे संभालने लगते हैं। वहीं नाहर राजवंश के शब्द रुक्मणी के ईगो पर जाकर लगे थे। वह उन्हें बड़े घमंड से कहती है, अगर आपके अपनी पोती को संस्कार दिए होते तो इस बात की चिंता आपको करनी ही नहीं पड़ती। अब ये आपकी ही गलती है कि आपने इसे अपनी बहन का घर तोड़ना सिखाया है, बड़ों से बदतमीजी सिखाई है। उनके कहे शब्द सबको गुस्सा दिला रहे थे। अगर आपको लगता है मेरी आरू ने ये सब किया है तो मेरी आरू की शादी आपके पोते से रद्द होती है। नाहर राजवंश के तीखे शब्द सबके कानों में पड़ते हैं। उनकी बात सुनकर प्रताप फैमिली के पैरों जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने समय तक वो ये तो जान चुके थे कि आराध्या में बचपना जरूर है, पर प्रीति भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो बन रही है। दाल में कुछ तो काला था, लेकिन क्या वो ये समझ नहीं पा रहे थे। वहीं शादी के रद्द होने की बात सुनकर अवधेश की मुट्ठियां कस जाती है। उसे अपनी दादी पर पहले ही आराध्या को थप्पड़ मारने की वजह से गुस्सा था, पर वो इतने सारे लोगों के सामने उन्हें कुछ बोलकर तमाशा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा था। हमें भी शौक नहीं है आपकी बिगड़ी हुए बदमीज पोती को अपनाने का। रखिए अपने पास, और जब तलाक हो जाए तो हम अपने पोते की शादी प्रीति से करवाएंगे। रुक्मणी प्रीति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। वहीं उसकी बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। कहाँ उसने इतनी मुश्किल से इस शादी से पीछा छुड़वाया था, कहाँ वो फिर से वहीं अटक गई थी। वह बड़ी बेचारगी भरी आवाज में रुक्मणी से कहती है। प्रीति की इन चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से रुक्मणी जी इमोशनल हो जाती हैं। वहीं अवधेश इशारा करके अंकुश को बुलाकर इसके कान में कुछ बोलता है, जिस पर अंकुश वहां से अनिकेत के पास चला जाता है। उसके बाद वो दोनों आराध्या को काव्या और अनिरुद्ध, अनिकेत के पेरेंट्स, के पास छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सौम्या और आकाश भी आराध्या के पास आ जाते हैं। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। न हम आने की जिद करते न आदू आज इस सिचुएशन में फंसती। सौम्या आराध्या के लाल गाल देखते हुए कहती है। हाँ, ये लोग बहुत बुरे हैं। अनिकेत भाई ने हमें सब बुराइयों से बचा कर रखा था, पर ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कैसे वो सफेद बालों वाली दादी इस चुड़ैल की बातों की सच मान सकते हैं। आकाश उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है। दूसरी तरफ रुक्मणी जी उनके परिवार वालों के समझाने पर भी शांत नहीं हो रही थी। वो लोग जितना उन्हें समझाने की कोशिश करते वो उतनी ही अधिक आराध्य को कोसने लगती है। ये कोई तरीका है? ये तो हम हैं जिसने अपने पोते की शादी इससे करवा दी, नहीं तो है क्या उसमें? न नैन नक्श न लड़कियों की तरह चाल ढाल, लड़कों की तरह बाल रखे हुए हैं। अगर इतनी ही समस्या है तो अपने पोते को क्यों नहीं कहती? मेरी पोती ने तो मना किया था इन शादी से, और दो दो लड़कियां दुल्हन बनने के लिए तैयार थी मंडप में। तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? और आराध्या की जगह शादी किसी और से होती तब भी आप मेरी पोती पर इल्जाम लगाती क्या? नाहर राजवंश के ये शब्द रुक्मणी को जैसे धरातल पर ले आए हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दें, क्योंकि माया के बाद सारा भी तो अवधेश से शादी करने के लिए तैयार थी। वह तो दुल्हन की तरह सजी संवरी हुई थी। पर प्रीति क्यों उनसे झूठ कहेगी? वो प्रीति से कई बार मिली थी। उसके पिता के यूं छोड़ जाने से उन्हें प्रीति और उसकी मां लता जी से बहुत सहानुभूति थी, इसलिए भी वो प्रीति पर यकीन करती थी। वो शादी की शॉपिंग के लिए भी वो साथ में गई थी। फिर अब कहाँ गलती हो रही उनसे सब समझने में?
उन्हें जवाब न देते देख नाहर राजवंश मुंह बना लेते हैं। वो अनिरुद्ध को देखकर कहते हैं, वकील को कहकर आराध्या और अवधेश के तलाक के पेपर बनाने के लिए कहिए। हम जल्द से जल्द ये तलाक चाहते हैं। मैं अपनी फुलसी बच्ची उस इंसान को तो कतई नहीं दे सकता हूँ जो उसकी रक्षा करना भी न जानता हो। आज हमारे सामने हमारी बच्ची पर हाथ उठा दिया, न जाने वहां क्या सलूक करेंगे। वदेश की तरफ देखकर कहते हैं। नाहर राजवंश के कहे शब्द अवधेश के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी थे। एपिसोड 20 प्रीति का सच सामने आना। वकील को कहकर आराध्या और अवधेश के तलाक के पेपर बनाने के लिए कहिए। हम जल्द से जल्द ये तलाक चाहते हैं। फिर अवधेश की तरफ देखकर कहते हैं, मैं अपनी फुलसी बच्ची उस इंसान को तो कतई नहीं दे सकता हूँ जो उसकी रक्षा करना भी न जानता हो। आज हमारे सामने हमारी बच्ची पर हाथ उठा दिया, न जाने वहां क्या सलूक करेंगे। नाहर राजवंश के कठोर शब्द जैसे ही अवधेश के कानों में पड़ते हैं, वो गुस्से में तिलमिला जाता है। आप तो क्या स्वयं भगवान भी आकर अब उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता है। आप तो बस इंसान है। और रही बात आराध्या की सुरक्षा की, तो उसके साथ गलत करने वालों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसकी डार्क ऑरा से भरी आवाज गार्डन में गूंजती है, जो कहीं न कहीं प्रीति के साथ रुक्मणी के दिल में भी खौफ पैदा कर रही थी, जो वो चेहरे पर चाह कर भी नहीं ला पा रही थी। लेकिन प्रीति अपने प्लान को लेकर खुश थी कि अब उसे अवधेश से शादी नहीं करनी पड़ेगी। वह अपनी मासूमियत भरी भोली आवाज में कहती है, जिसे देख रुक्मणी जी का दिल एक बार फिर पिघल जाता है। वह उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, दादी सा, अगर मेरी छोटी बहन अवधेश से शादी करना चाहती थी तो कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशियों को उस पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। राजवंश और बाकी सब परिवार वाले आराध्या को लेकर अंदर जाने लगते हैं, जब एक बार फिर अवधेश अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है, यहाँ से हिलिएगा मत। ये लड़की अब मेरी बीवी है जो मेरे साथ जाएगी। नाहर जी उसकी बातों को इग्नोर करके घर की तरफ मुड़ने लगते हैं, जब अवधेश के ब्लैक ईगल कमांडो उन पर गन तान देते हैं, जिसकी वजह से उन सबको वहीं रुकना पड़ता है। आराध्या के आंसू उन्हें कितनी पीड़ा दे रहे थे, ये बात वो शब्दों में भी नहीं बता सकते थे। वहीं अवधेश की चाची साक्षी, जो कब से इस ड्रामे को देख रही थी, राधिका से कहती है, भाभी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये प्रीति एंड मोमेंट पर यहाँ आई और अब सबके सामने अच्छी भी बन रही है। इस प्रीति ने तो राजवंश परिवार को भी सबके सामने बुरा बना दिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक बार भी खुलकर प्रीति का साथ नहीं दिया है। पर उस लड़की को कैसे संभाल रहे हैं। छोटी लग तो मुझे भी यही रहा है, और वो बच्ची इतनी मासूम है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, और माँ सा के सामने खड़ा होने की हिम्मत रख रही है कि वो गलत नहीं है। हाँ भाभी, पूरी शादी का तमाशा बनाकर रख दिया है इस प्रीति ने। घर के कोई भी बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तो अंकुश को छोड़कर कोई शादी में भी नहीं आया। साक्षी कहती है। वह दोनों बातें ही कर रही थी जब अवधेश अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा देता है। उस खुसर फुसर भरे माहौल में उसकी शरद आवाज गूंज जाती है, तो क्या कहा था मिस देसाई तुमने कि एक छोटे वालों वाली लड़की ने तुम्हें किडनैप करके स्टोर रूम में बंद कर दिया था। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की आराध्या ही थी। उसकी बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर सिकन आ जाती है, क्योंकि वह जल्दी से ये ड्रामा बंद करवाना चाहती थी, लेकिन ये तो और ज्यादा खींच ही रहा था। ऊपर से अवधेश के सवाल। उसे चुप रहते देखकर अवधेश एक बार फिर कहता है, मिस देसाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आपको कैसे पता कि वो लड़की आराध्या ही थी।
वो मैंने कहा न कि मुझे बेहोशी से पहले धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी थी किडनैपर की। और यहाँ पर छोटे बालों वाली लड़की आराध्या ही है, प्रीति हकलाते हुए कहती है, जिस पर अवधेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर ये क्या है? तुमने कहा कि तुम्हें खींचकर स्टोर रूम में ले गए थे, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं था कि अनिकेत ने हाल में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं, जिसकी फुटेज में आराध्या कहीं भी घर के अंदर नहीं गई है, लेकिन तुम साफ साफ खुद अच्छी तरह चलती फिरती बाहर आ रही हो। दौड़ने का नाटक तो गार्डन में आने से पहले किया तुमने। वह एक वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहता है, ये सब झूठ है, मैंने कोई नाटक नहीं किया है। मैं क्यों नाटक करूंगी? ये शादी तो बचपन से फिक्स थी, तो अब मुझे भागकर क्या मिलेगा? प्रीति अपने आंसू बहाते हुए बहुत ही मासूमियत से अवधेश को तरफ देखती है। इस समय अवधेश की जगह कोई भी होता तो उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाता, लेकिन अवधेश गुस्से में अस से कहता है, मिस देसाई, डू यू थिंक आई एम अ स्टूपिड? मेरे पास और भी फुटेज है जिसमें तुम अपने कमरे से स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, तो मुझ पर हमला स्टोर रूम की तरफ जाते समय रास्ते में हुआ है, प्रीति हकलाते हुए कहती है, पर पहले तुमने कहा तुम्हारे कमरे के बाहर हमला हुआ था तुम पर। मेरी अरू पर इल्जाम लगाकर खुद सच्ची बन गई तुम। वो तुम्हारी छोटी बहन है, कैसे कर सकती हो तुम उसके साथ ऐसा? अनिकेत ने गुस्से में घूरते हुए अस से पूछा। अनिकेत के इस तरह आराध्या को प्रोटेक्ट करने पर प्रीति का सबर जवाब दे जाता है। वह गुस्से में अनिकेत को झंझोड़ते हुए कहती है, आपकी आरू आपकी बहन है, और मैं क्या हूँ भाई? और मैंने क्या किया? सब जानते हैं मिस्टर अवधेश प्रताप सिंह एक अपाहिज आदमी है। ऐसे इंसान से आप अपनी बहन की शादी करवा देते। जब बारी आपकी आरू की आई तो सब सही गलत याद आ गया आपको। मेरी बारी में क्यों नहीं? आराध्या की शादी बाद में हुए है, नाना जी ने उसके तलाक के लिए पहले कह दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना खून है, इसलिए। लता जी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर सब सन रह जाते हैं, क्योंकि इतना गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था ये कोई नहीं जानता था। वहीं रुक्मणी जी के तो होश उड़ जाते हैं। कहाँ उन्होंने एक निर्दोष बच्ची को न केवल थप्पड़ मारा बल्कि उसके माँ बाप तक को बुरा भला कह दिया। वहीं खुद के लिए अपाहिज शब्द सुनकर अवधेश की मुट्ठियां कस जाती है, लेकिन वो बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। हरगिज नहीं, आराध्या अब मेरी बीवी है, वो मेरे साथ जाएगी। उनके शब्द पूरे होते उससे पहले ही अवधेश की आवाज आती है, क्या लगता है आपको कहाँ जाएगी आराध्या?